प्रीति यमुना किनारे एक लॉन में ले गई, जहां पर एक शानदार कवर से ढकी थी एक चमचमाती स्पोर्ट्स बाइक। विनय बाइक देखकर खुशी से चीख पड़ा। अभी वह ठीक से खुश भी नहीं हो पाया था कि मनोज ने प्रीति से इतना महंगा गिफ्ट देने के लिए नाराजगी जताई। कुछ भी महंगा नहीं, विनय के शौक के आगे इस बाइक की कीमत कोई मायने नहीं रखती, प्रीति ने कहा तो मनोज प्यार भरी कसमसाहट में पड़े दिखाई दिए, पर कुछ कह नहीं सके। पत्नी सीमा और प्रीति एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। विनय बाइक स्टार्ट कर चुका था। सारे दोस्त विनय से मन ही मन रश्क कर रहे थे। विनय ने इससे होश संभाला है, तब से प्रीति आंटी को जायसवाल परिवार की फैमिली फ्रेंड के रूप में ही जाना, जो उस परिवार के हर सुख और दुख में शामिल होती थी। पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर के पद पर काम करने वाली प्रीति जायसवाल परिवार की नई गाड़ी की प्लानिंग में शामिल होती तो पिकनिक में भी साथ होती। खूबसूरत और अपने जीवन में एक सफल महिला होने के बावजूद प्रीति ने शादी क्यों नहीं की, यह बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आती थी। विनय भी उनमें से एक था और उसने कई बार अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश भी की, पर हर बार प्रीति ने उसके प्रश्न को टाल दिया। जब भी विनय पूछता तो वो बातों को हर बार घुमा देती थी। नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी सुनाऊंगी, जिसमें एक औरत अपने प्यार के खातिर अपने ज़िंदगी की कितनी बड़ी कुर्बानी दे देती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपके आंखों में आंसू जरूर आएगा। देर न करते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार देखने पर प्रीति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसने दोबारा दर्पण में देखा और पूरा ध्यान अपनी आंख के उस कोने पर केंद्रित किया जहां पर उसे संदेह था। क्या त्वचा की यह सिकुड़न उसकी बढ़ती आयु को दिखा रही है? कहीं यह झुर्री तो नहीं है? हाँ, यह झुर्री ही तो है। खुश रहा करो, तनाव लेने से ऐसी झुर्रियां आती हैं चेहरे पर। यह सुना था प्रीति ने, लेकिन तनाव तो वह लेती नहीं। बहुत से तनाव लिए नहीं जाते, पर वे हमारे अंतर मन में इस तरह बैठे होते हैं कि चेहरे पर अनजाने में ही अपनी छाप छोड़ जाते हैं। कहा था एक बार प्रीति की सहेली सपना ने, कोई बात नहीं, हम और भी अनुभवी कहलाएंगे। इस हल्की सी झुर्री के साथ 50 वर्षीय प्रीति ने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा। प्रीति की आयु भले ही बढ़ गई हो, पर उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार था। गिलास आधा खाली या भरा में से उसने सदैव ही भरे गिलास को चुना था। जीवन की हार को भी अच्छे शब्दों में परिभाषित करके उसे एक अच्छा आयाम दे देना प्रीति के व्यक्तित्व का मुख्य हिस्सा था। अभी प्रीति आईने के सामने से हट नहीं पाई थी कि उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर एक निश्चित रिंगटोन के बजने से ही प्रीति को पता चल गया था कि यह फ़ोन विनय का था। प्रीति जब तक मोबाइल उठाती तब तक मोबाइल कट गया, पर प्रीति के डायल करने से पहले ही दोबारा कॉल आ गई। उधर से विनय का व्यग्र स्वर था, क्या आंटी, आपने
आने में इतनी देर कर दी। हम सब कब से आपका वेट कर रहे हैं। और कितनी देर लगाओगी आप? विनय और भी लंबी शिकायत करता, पर प्रीति ने बीच में ही टोक कर कहा कि अभी उसे 15 मिनट और लगेंगे। विनय का हताशा भरा स्वर "ओह नो" प्रीति के कानों में सुनाई दिया, जिसे सुनकर बिना मुस्कुराए नहीं रह सकी। वह मोबाइल रखकर झटपट तैयार होने लगी। प्रीति को दिल्ली शहर के बाहरी इलाके में बने रिजॉर्ट यमुना राइड में पहुंचना था, जहां पर विनय का 26वां जन्मदिन सेलिब्रेट होना था। विनय अपनी मम्मी सीमा और पापा मनोज के साथ पहुंच चुका था। प्रीति के वहां पहुंचते ही विनय का चेहरा खिल गया और उसने लपक कर प्रीति का स्वागत किया। सीमा और मनोज से मिलने के बाद विनय ने अपने दोस्त से भी प्रीति को मिलवाया और केक काटने के बाद जब गिफ्ट देने की बारी आई तो प्रीति विनय को यमुना किनारे एक लॉन में ले गई, जहां पर एक शानदार कवर से ढकी थी एक चमचमाती स्पोर्ट्स बाइक। विनय बाइक देखकर खुशी से चीख पड़ा। अभी वह ठीक से खुश भी नहीं हो पाया था कि मनोज ने प्रीति से इतना महंगा गिफ्ट देने के लिए नाराजगी जताई। कुछ भी महंगा नहीं, विनय के शौक के आगे इस बाइक की कीमत कोई मायने नहीं रखती। प्रीति ने कहा तो मनोज प्यार भरी कसमसाहट में पड़े दिखाई दिए, पर कुछ कह नहीं सके। पत्नी सीमा और प्रीति एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। विनय बाइक स्टार्ट कर चुका था। सारे दोस्त विनय से मन ही मन रश्क कर रहे थे। विनय ने इससे होश संभाला है। तब से प्रीति आंटी को जायसवाल परिवार की फैमिली फ्रेंड के रूप में ही जाना, जो उस परिवार के हर सुख और दुख में शामिल होती थी। पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर के पद पर काम करने वाली प्रीति जायसवाल परिवार की नई गाड़ी की प्लानिंग में शामिल होती तो पिकनिक में भी साथ होती। खूबसूरत और अपने जीवन में एक सफल महिला होने के बावजूद प्रीति ने शादी क्यों नहीं की, यह बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आती थी। विनय भी उनमें से एक था और उसने कई बार अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश भी की, पर हर बार प्रीति ने उसके प्रश्न को टाल दिया। जब भी विनय पूछता तो वो बातों को हर बार घुमा देती थी। विनय भी अपने जीवन के हर छोटे बड़े काम में प्रीति की सहायता लेता था। फिर चाहे वह कॉलेज के एनुअल डे की स्पीच हो या फिर किसी प्रोजेक्ट का। प्रीति भी व्यस्त होने के बावजूद बड़े मनोयोग से सहायता करती थी विनय की। उस दिन विनय देर शाम रात 9 बजे प्रीति के फ्लैट पर पहुंचा। वह काफ़ी परेशान लग रहा था। जब उसकी परेशानी प्रीति ने जाननी चाहिए तो उसने बताया कि उसे उसके क्लास में साथ पढ़ने वाली एक बहुत सुंदर लड़की से प्यार हो गया है। बधाई हो भाई, तुम्हें प्यार हुआ। इसमें हैरान और परेशान होने वाली बात क्या है? प्रीति ने चुटकी लेते हुए कहा तो विनय ने अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहा, वह लड़की बहुत सुंदर है और उसे इस बात का गुमान भी है।
कॉलेज का हर लड़का उस पर डोरे डाल रहा है। वह मेरी अच्छी फ्रेंड है। मैं उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, पर उसकी बातों से लगता है कि वह मेरी 24 और उसकी 22 वर्ष की आयु को विवाह के लिए ठीक नहीं मानती और पहले अपना करियर बनाना चाहती है। प्रीति बड़े ध्यान से विनय की सारी बातें सुनी। उसने विनय से कुछ सवाल किए, मसलन वह उस लड़की को कब से जानता है, वह उसे क्यों पसंद है इत्यादि। जो उत्तर विनय ने उसे दिए, उसके आधार पर प्रीति ने जो फैसला सुनाया वह विनय को बड़ा नागवार गुजरा था। प्रीति ने कहा कि कुछ दिनों की जान पहचान और शारीरिक सुंदरता को देखकर होने वाला प्यार अक्सर ही आभासी प्यार होता है। उसमें व्यग्रता तो होती है पर अस्थायित्व नहीं होता। जोश और जुनून तो होता है पर गहराई नहीं होती। प्रीति की बातें विनय को समझ नहीं आ रही थी। उसने मुंह बनाकर कहा कि प्रेम तो प्रेम होता है, असली और नकली क्या? अक्सर ही नकली चीज़ें असली चीज़ों से भी ज़्यादा असली लगती हैं। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा तो विनय खींच उठा, बोला, आपने अब तक शादी नहीं की पर प्यार तो किया होगा न? तो क्या वह नकली प्यार था या कोई ऐसा था जो आपको धोखा दे कर चला गया? तो आप पहचान पाई असली और नकली प्यार को। विनय के इस तीखे सवालों पर प्रीति का जी चाहा कि वह इन सब बातों का उत्तर दे दे, पर नाजुक विषय और विनय के इमोशन देखकर फिलहाल चुप रह जाना पड़ा था उसको। विनय अभी भी प्यार के जुनून में तो था, पर उसे भी लगा कि वह थोड़ा अधिक बोल गया है। कुछ देर की खामोशी के बाद प्रीति सहज होते हुए बोली कि अभी वह घर चला जाए, सुबह इस मैटर पर बात होगी। विनय वापस लौट आया था, पर उसने प्रीति के दबे जख्मों को कुरेद दिया था, जिससे वह अब दर्द की टीस उठनी शुरू हो गई थी और वह टीस चीख चीख कर अपना दर्द किसी दूसरे को बताना चाहती थी। प्रीति ने किसी तरह रात काटी और सुबह होते ही विनय से मिलने के लिए उसके घर जा पहुंची। सीमा और मनोज उसे देखकर थोड़ा चौंके। प्रीति सीधा विनय के कमरे में गई और उसे एक पेन ड्राइव देते हुए कहा, असल में इस पेन ड्राइव के अंदर मेरी डायरी के कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें मैं अपनी डायरी पर लिखती थी। सोचती थी समय मिलने पर इन्हें किताब का रूप दूंगी, पर दे नहीं सकी। इस पेन ड्राइव में स्टोर डायरी के पन्ने तुम्हें प्रेम की सही परिभाषा समझाने में मदद करेगी। प्रीति का यह रूप देखकर मनोज और सीमा दोनों की आंखों में कई सवाल उभर आए थे और सारे सवाल मिलकर यही कह रहे थे कि नहीं प्रीति, ये सब उसे बताना ठीक नहीं। पर प्रीति भला कहाँ सुनने वाली थी। वह हवा के झोंके की तरह बाहर निकल गई। मनोज शांत खड़े थे। उन्होंने इशारे से सीमा को भी शांत रहकर अपना काम करने को कहा। विनय उस पेन ड्राइव में स्टोर बातों को पढ़ने के लिए बहुत व्यग्र हो रहा था। उसने अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगा दी और बिस्तर पर लेटकर लैपटॉप बगल में रख दिया और जो कुछ लैपटॉप
और जो कुछ लैपटॉप की स्क्रीन पर आया उसे बड़े ध्यान से वह पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पंक्ति दर पंक्ति पढ़ता गया वैसे वैसे ही उसके चेहरे पर कई रंग बदलते गए और उत्सुकता की चरम सीमा पर पहुंचने लगा। विनय से न लेटा जा सका। उसकी रीढ़ की हड्डी में चेतना और व्यग्रता का संचार तेजी से हो रहा था। वह उठकर बैठ गया, पर इतना सब कैसे हो सकता है, और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग सका। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर माँ ने यही सवाल था विनय का, माँ, प्रीति आंटी की पेन ड्राइव से मुझे पता चल चुका है कि आप तीनों ने मुझसे बहुत कुछ छिपाया। आप तीनों में एक अद्भुत रिश्ता है। प्रीति आंटी और पापा एक दूसरे से कॉलेज के समय से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, पर प्रीति आंटी की दूसरी जाति यानी यादव जाति के होने से पापा के घर वालों को ऐतराज था, जिसके कारण वे दोनों शादी नहीं कर पाए। पर पापा और प्रीति आंटी की दोस्ती अब तक कायम है। विनय किसी कथाकार की तरह सब कुछ वर्णित कर रहा था और सीमा शांति से उसे सुने जा रही थी। प्रीति आंटी का हमारे घर में इतना इन्वॉल्वमेंट, आपने पापा की पत्नी होते हुए भी किसी दूसरी औरत को घर में और हमारे जीवन में दखल सहन कैसे कर लिया। विनय चुप हो गया था, पर एक प्रश्न चिन्ह उसके चेहरे पर तैर रहा था। सीमा ने अब बोलना ठीक समझा और विनय को बताया कि जब उसकी शादी मनोज से हुई तो किसी भी अन्य लड़की की तरह उसके अरमान भी आसमान छू रहे थे, पर ये अरमान तब धड़ाम हो गए जब एक रात को मनोज ने खुद ही अपने और प्रीति के रिश्ते के बारे में उसे बता दिया। वह सदमे में आ गई थी कि उसका पति पहले से किसी के प्रेम में रंगा हुआ है। ऐसे में उसका प्रेम फीका ही रह जाएगा और वह अपने हिस्से के प्रेम और अधिकार की मांग करते हुए मनोज से विवाद कर बैठी। मनोज से उसने कई हफ्तों तक बात ही नहीं की। विवाह के तुरंत बाद पत्नी से मनमुटाव हो जाए तो उसका असर पूरे घर पर होता है। मनोज भी तनाव में रहने लगे थे। उन्होंने उसे मनाना चाहा, पर वह न मानी। सीमा पुरानी यादें बता रही थी, पर इस समय उसके चेहरे पर बीती बातों का कसैलापन नहीं दिख रहा था, बल्कि एक असीम शांति छाई हुई थी। सीमा ने आगे बोलना शुरू किया, मैं मनोज के साथ रिश्ता तोड़ देती अगर उस दिन प्रीति ने घर आकर मुझे न समझाया होता कि प्रेम के सही माने क्या होते हैं। प्रीति के शब्दों में जब जब लोग आपस में प्रेम करते हैं तो उनका प्रेम एक दूसरे के हृदय को स्पर्श तो करता है, पर इसका मतलब यह नहीं होता है कि उन्होंने एक दूसरे के शरीरों को भी स्पर्श किया है। प्रीति की इस बात से मैं थोड़ा नरम हुई। इसके बाद प्रीति अक्सर मुझसे मिलने के लिए घर आने लगी। वह अक्सर ही वह कहती कि जो होना था हो गया, और बड़े जोशीले अंदाज में कहती, लेट्स मूव ऑन यार। उसकी बातों में कभी कभी
बनावटीपन भी लगता था। पर एक बार जब मुझे मेरे भाई की शादी में मायके जाना था, पर उस समय मनोज अपना नाम और करियर बनाने में व्यस्त थे और चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं और काम की व्यस्तता में उनका ध्यान रखूं, तो प्रीति ने मुझे सपोर्ट करते हुए मनोज से कहा कि शादी के शुरुआती कुछ दिनों में लड़की को अपने मायके आने जाने में नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में लड़कियों के मन में मायके का प्रेम हिलोरे मारता रहता है। प्रीति की इस बात से मेरे मन में उसके लिए थोड़ी जगह बनी, तो बाकी जगह उसने गुजरते वक्त के साथ बना ली। जैसे मेरी तबीयत खराब होने पर मेरे सिरहाने बैठी रहती और एक नर्स की तरह मेरा ध्यान रखती। जब तुम गर्भ में आए तब भी वह परछाई की तरह मेरे साथ और पास रही। कभी कभी मनोज से मेरी वकालत करते करते वह लड़ जाती और वुमेनहुड को सपोर्ट करती। उसका मेरी तरह यह झुकाव भी मुझे असहज बना रहा था। मुझे लगा कि उसका मेरे घर यूं आना जाना और मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट करना कहीं उसका कोई निजी स्वार्थ या प्रयोजन तो नहीं। सीमा की बातों को बड़े ध्यान से सुन और समझ रहा था। विनय, क्यों करती हो ऐसा? क्या महान बनना चाहती हो मनोज की नज़रों में? मैं लगभग चीख कर बोलती थी प्रीति से, लेकिन इस बात का उसने बड़ी शांति से उत्तर दिया। मुझे गलत मत समझो सीमा, तुम अगर कहो तो मनोज की तरफ देखूंगी भी नहीं और मैं यहाँ आना बंद कर दूंगी। पर फिर भी बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ। और फिर भी उसने मुझे अपनी मन की बातों को सुनाई, जो उसने कभी मनोज के लिए उसके दिल में था। हाँ, यह सच है कि मैं मनोज से बेतहा मोहब्बत करती थी, पर हर मोहब्बत का अंजाम शादी ही नहीं होता। वह प्रेम जो निस्वार्थ था, यहाँ तक बताया कि उसके सिवा कोई और से वो कभी न तो प्रेम करेगी और न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देगी। उसने ये भी बताया कि मैं उसके हर चीज़ से ज़िंदगी भर मोहब्बत करूँगी, चाहे उसकी प्रेमिका हो या बीवी हो या फिर बच्चे हो, वो हमेशा उनसे मोहब्बत करेगी। प्रीति की इन बातों से मेरा मन साफ कर दिया था। मेरी प्रीति के प्रति सारी ईर्ष्या खत्म होती जा रही थी। भले ही मनोज से मेरा विवाह हुआ है, पर उससे सच्चा प्रेम तो प्रीति ने ही किया है। मैं प्रीति के सामने अपने आप को काफ़ी छोटा महसूस कर रही थी और इसी कारण मैं उसे एक सौतन नहीं बल्कि एक अच्छी दोस्त के रूप में स्वीकार कर पाई। और आज प्रीति हम सब की अच्छी फैमिली फ्रेंड है। सीमा खामोश हो गई। मनोज चाय के घूंट लेने लगे थे। विनय के मन के अंदर प्रीति की एक नई इमेज बन गई थी, जो पहले से बहुत अलग थी। वह काफ़ी कुछ समझ गया था और उसके कई सवालों के उत्तर भी मिल गए थे। कुछ दिनों तक उसने प्रीति आंटी से कोई संपर्क नहीं किया। एक दिन उसने प्रीति आंटी को फ़ोन किया और अपनी बाइक लेकर प्रीति को पिक करने उसके बैंक पहुंच गया और उसे लेकर सीधा अपने घर पर आ गया, जहां पर सीमा और मनोज पहले से ही प्रीति और विनय का वेट कर रहे थे। प्रीति की आंखों में कई प्रश्न तैर रहे थे। जल्द ही उसे इन सब के उत्तर मिल गए।
विनय ने प्रीति को सुनहरी जिल्द में लिपटी हुई एक पुस्तक भेंट की। प्रीति ने पुस्तक को देखा। किताब का शीर्षक था प्रेम का मतलब। प्रीति समझ गई कि पेन ड्राइव के डिजिटल और व्यक्तिगत पन्नों को किताबों के रूप में लाने का साहस प्रीति तो नहीं कर पाई थी, पर वह काम विनय ने कर दिखाया। आंटी, आप से ही मैंने जाना है कि प्रेम किसी को जबरदस्ती पाने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरे के प्यार में अपने प्रेम को ढूंढ लेना ही सच्चा प्यार है। आपसे पापा का मिलन नहीं हो सका, पर आपने उनके परिवार से दोस्ताना निभाकर इस रिश्ते को नई पहचान दी। और तो और मेरी दोस्त बनकर भी आपने मुझे कई गलत रास्तों में पड़ने से बचाया। विनय इमोशनल होता इससे पहले ही प्रीति बोल पड़ी, मैं यह अनोखा रिश्ता निभा सकी, इसका असली श्रेय जाता है सीमा को, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति के शादी से पहले के रिश्ते से द्वेष ही रखती है। पर सीमा ने न केवल मुझे अपने दिल में जगह दी, बल्कि अपने परिवार के मेंबर की तरह रखा। हमारे इस आपसी प्रेम का शीश महल इसलिए खड़ा हो सका क्योंकि इसके सभी स्तंभों से अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। मनोज बड़ी देर से खामोश खड़े थे। बोल पड़े, अरे भाई, इस पूरी पिक्चर में इस असली हीरो को भी तो याद कर लो तुम लोग। मनोज के इस नाटकीयता भरे कथन पर सब लोग हंस पड़े थे। प्रीति ने सबको एक पास इकट्ठा कर लिया। वह सबकी सेल्फी लेना चाहती थी। सभी के ने मोबाइल की तरफ मुस्कुराता चेहरा कर दिया। प्रीति ने देखा कि फोटो में सबकी मुस्कुराते हुए फोटो थी। सभी हंसी खुशी के साथ जिंदगी व्यतीत करने लगे। अब प्रीति का सम्मान विनय की नज़रों में और भी ऊंचा हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। फिर हाजिर होते हैं आप सबके साथ एक नई कहानी के साथ। हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद।